हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस शिखर पॉइंट पर। तो बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग का पढ़ाई जो है लगातार बहुत अच्छे से चल रहा होगा। उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोग के सामने एक ऐसे टॉपिक को लाया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइट चैप्टर है, अगर हम साइंस में अगर लाइट चैप्टर का वेटेज देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। तो उसी में हम लोग इसके बेसिक चीजों को देख चुके थे, लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है गोलीय दर्पण के बारे में समझना, और दूसरी चीज किस पर जो न्यूमेरिकल बनता है उसको समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग गोलीय दर्पण का जो भी बेसिक चीज होता है उस बेसिक चीज को हम लोग ने कंप्लीट किया था, लेकिन उसका फिर से आज एक व्यू देखते हैं, उसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना। इसीलिए हम लोग आइए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है, कहते किसको है? तो गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ भाग, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस भी दर्पण का गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, सपोज दैट कि एक दर्पण है और उसका एक साइड में हम क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं, सिल्वर कोटेड, एल्युमिनियम कोटेड या निकल कोटेड, किसी का भी कोट कर देते हैं। तो एक साइड तो पूरी तरह से हम पेंट कर दिए, लेकिन दूसरा साइड जो है इसका वो एक परावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है। तो यही होता है क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा मतलब उठा हुआ हो, और ये अंदर से पॉलिश किया हुआ हो। चीजों को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, एक एक करके ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो उत्तल दर्पण हम कहते हैं किसको है कि उत्तल दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, और अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। इसको हम लोग अच्छे से समझे थे, देखे थे। लेकिन अब बात किया जाए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, ये एक गोले का ही दो पार्ट होता है। एक गोला है, उसको अगर हम दो पार्ट में काट देते हैं, बांट देते हैं, तो इसका परावर्तक सतह जो होता है दोनों का भिन्न भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो एक को हम बाहर से पॉलिश करेंगे और दूसरे को हम अंदर से पॉलिश करेंगे, तो इससे जो दर्पण तैयार होगा वो दो दर्पण तैयार होगा। पहला जो होगा इधर हो गया, दूसरा जो हो गया इधर हो गया। तो अभी हमने बात किया क्या कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। नीचे हो सकता है आप लोग को दिख नहीं रहा हो, लेकिन समझिएगा, क्योंकि हम पीछे की चीजों को ही हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। और जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? नो डाउट इसमें। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मुख अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, इसमें वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसको कहते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ? और इस वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इसी ये जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हुआ, ये उत्तल दर्पण का भी वही हुआ और अवतल दर्पण का भी वही हुआ। कि मतलब कहने का कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसी गोले का भाग होगा जिसका अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। क्लियर है? तो अब यहां समझिएगा कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के आगे बनता है। तो जो दर्पण के पीछे बनेगा उसको हम लोग पॉजिटिव वे में लिखेंगे, और जो दर्पण के आगे बनेगा उसको हम लोग निगेटिव में लिखेंगे। तो अब बात आता है कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का जो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र ये जो होता है वो निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं फोकस का। तो हमको पता है कि ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर जो हम सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को देखें तो इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कौन होता है? वक्रता त्रिज्या होता है P से C की दूरी। P मतलब पोल और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वही फोकस दूरी कहलाता है। वक्रता त्रिज्या का आधा ही फोकस दूरी कहलाता है। तो सेम चीज उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आधा मतलब वक्रता त्रिज्या हमारा r है, उसका जब आधा कर देंगे तो बराबर हमारा फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, यानी f बराबर r/2 ये होता है। अब दूसरा चीज हम देखते हैं, हमको पता चल गया कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो जो सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकल दूरी किसको कहते हैं, मतलब फोकस दूरी, तो पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस किसको कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या का आधे दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब बात होता है कि देखिए अवतल दर्पण में ये सारा चीज जो होता है वो निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में ये सारा चीज पॉजिटिव होता है। सेंटर बात करें अगर जो उत्तल दर्पण का, तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, फोकस भी इसका पॉजिटिव बनेगा। लेकिन वही सेम चीज अगर जो अवतल में हम बात करें तो अवतल का फोकस भी निगेटिव और सेंटर भी निगेटिव होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग अच्छे से उस दिन भी समझे थे, इसके पहले लेक्चर में भी देखे थे और आज भी हम एक बार रिकॉल करवा दिए। लेकिन बात हमारा यहाँ खत्म नहीं होता है गोलीय दर्पण का, इसके बाद जो होता है हमारा जो टॉपिक होता है वो शुरुआत होता है। और यहीं से हम लोग देखेंगे क्या, यही गोलीय दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने का जो इमेज बनता है हमारे शीशा में, इमेज जो बनता है उसका शुरुआत यहीं से होगा। तो हम बात समतल दर्पण की नहीं कर रहे हैं, समतल दर्पण के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके थे कि समतल दर्पण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बस समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। इसमें वस्तु का जो इमेज बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी जितना होता है उतना ही दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होता है। इसमें वस्तु के बराबर क्या बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सब कुछ मतलब वस्तु के बराबर ही अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन इसमें बस एक चीज अंतर होता है समतल दर्पण में कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब लेटरल जो होता है वो कहने का मतलब होता है कि जो वस्तु में दाहिना होता है वो प्रतिबिंब में बायां हो जाएगा और जो प्रतिबिंब में बायां होगा जो वस्तु में बायां होगा वो प्रतिबिंब में दाहिना बन जाता है। तो इन सभी चीजों को हम देख लिए थे। लेकिन अब इमेज बनने का बाद जब गोलीय दर्पण में आता है तो ये बहुत ही क्या है, टिपिकल है, मतलब बहुत ही इसको समझना इतना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो इसको नहीं समझे तो समझिए आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का जो न्यूमेरिकल है वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक आसान भाषा में, एक आसान लैंग्वेज में जो बोला जाता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में हम बोल रहे हैं कि किरण आरेख, क्योंकि ये किरण आरेख जिसके मदद से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि अगर वस्तु कहीं रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसलिए आप इसको एकदम डबल नहीं ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा कि अगर जो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट जो हम बता रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी किरण आरेख की मदद से आप वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम बताए हैं और इसके बाद एक पॉइंट और है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले ये 3 पॉइंट को समझते हैं। अब हम समझते हैं क्या कि वस्तु, कोई भी गोलीय दर्पण में वस्तु अगर जो रखा होता है तो हम किरण आरेख की मदद से उसका प्रतिबिंब का ज्ञात करते हैं। तो पहले हम किरण आरेख को समझते हैं कि आखिर किरण आरेख आएगा तो गुजरेगा कहां से, परावर्तक सतह से जब टकराएगा तो वो गुजरेगा कहां से। तो देखिए हमें पता है कि इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब समानांतर कोई किरण आता है ना, समझिएगा बच्चों कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर जो कोई किरण आता है, देखिए ये आता हुआ किरण है, तो ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर जो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से परावर्तक सतह से टकरा के फोकस से आएगा, तो जो नीचे से आ रहा है तो नीचे से आने के बाद परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से गुजरेगा। मतलब पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर कोई भी वस्तु है तो अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जो कोई भी किरण आ रहा है तो वो जब टकराएगा तो टकराने के बाद परावर्तन जब होगा तो वो फोकस से गुजरेगा।
ठीक है। लेकिन अब ये चीज समझिएगा कि ये अवतल दर्पण था तब तो यहाँ फोकस आगे था, तो हमको गुजरता हुआ दिख रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस तो पीछे होता है, तो उसमें हमको गुजरता हुआ दिखेगा नहीं, गुजरता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपतित किरण है आया और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी रास्ते में लौट गया, उसी माध्यम में लौट गया, तो इसका जब फोकस पीछे है तो अब तो ये पीछे पहुंचा नहीं है, तो इधर ही लौट गया। तो इसको हम इस लाइन को इसको और आगे बढ़ाते हुए इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे कि मतलब ये पीछे आया नहीं, पीछे आता हुआ प्रतीत हुआ। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? उत्तल दर्पण में इस तरह का किरण आरेख बनेगा और अवतल दर्पण में इस तरह का किरण आरेख बनेगा। मतलब कहने का कि मुख्य अक्ष के समानांतर आता हुआ किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब इसका देखिए, अब अभी अगर जो समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि जब हम किरण आरेख की मदद से जब दर्पण में प्रतिबिंब को बनाएंगे तब वहां आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां समझिएगा कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था, दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर गया। एक हुआ क्लियर। दूसरा कह रहा गया कि फोकस, अब इसी का विपरीत हो जाएगा, इसी का उल्टा, कि जब फोकस पर जो किरण कोई आता है, देखिए यहां से आ रहा है, तो जब फोकस से गुजरता हुआ कोई किरण गया तो ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गया। बस इसका वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। यहां कह रहा था कि मुख्य अक्ष से समानांतर आता हुआ प्रकाश की किरण टकराने के बाद फोकस से गुजरा, और यहां बोल रहा है कि फोकस से आता हुआ किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गया। बस इसी का क्या है, ये हो गया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसी के अपोजिट ये हो गया कि यहां जो कंडीशन हुआ इसका अपोजिट कंडीशन यहां दोहरा दिया। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं क्या, कि वक्रता केंद्र से अगर जो कोई प्रकाश की किरण आता है तो वो वापस उसी रास्ते में गुजर जाता है। अगर जो कोई भी किरण अगर जो वक्रता केंद्र से आ रहा है, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये P है, ये F है और ये C है, अगर जो ये आया किरण सेंटर से होते हुए आया तो ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस इसी में लौट जाएगा। तो ये 3 आरेख हुआ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा आरेख जो होगा कि कहीं अनंत से भी फोकस, जो अनंत से किरण आएगा वो परावर्तक सतह से टकराने के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ये आपका चौथा पॉइंट होगा और यही 4 पॉइंट से आपका पूरा प्रतिबिंब जो होगा दर्पण में बनेगा, गोलीय दर्पण में बनेगा। तो यहाँ पर जरूरी क्या हुआ, ये 3 चीज जरूरी हुआ कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, जो फोकस से किरण आएगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, और जो सी से होकर किरण आएगा वो सी से होते हुए ही वापस जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका चौथा जो इंपॉर्टेंस है, पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा करते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या किया कि गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख बनता है उसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें से 3 पॉइंट का चर्चा हम किए हैं और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है। अब ये लास्ट का पॉइंट जो चौथा पॉइंट वो कौन है, अब इन चारों पॉइंट को समझिएगा। इन्हीं चारों पॉइंटों से जो आप प्रतिबिंब बनाइएगा, गोलीय दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाइएगा, इसी 4 पॉइंट की सहायता से बनेगा। तो आइए हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इस चौथे पॉइंट को समझने के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा गोलीय दर्पण में वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जो होता है वो परावर्तन के बाद आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण के समान कोण से परावर्तित हो जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि देखिए बच्चों, कोई अनंत से आता हुआ प्रकाश की किरणें हैं और जब ये परावर्तक सतह अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से जब टकराया तो जितना कोण से ये आ रहा था उतने कोण से ये परावर्तित हो गया। बस यही समझना है कि जिस कोण से, अगर जो मान लिया जाए कि ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह और अनंत से आता हुआ किरणें, अनंत से कोई किरण आ रहा है और ये 45 डिग्री पर कोण बनाया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच 45 डिग्री का कोण बनाया, तो अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। कि मतलब आपतित किरण सेम कोण के साथ क्या करता है, परावर्तित कर जाता है ध्रुव से। तो ये भी देखिए अनंत से आता हुआ प्रकाश की किरण था और ये ध्रुव से जब टकराया तो ध्रुव से उतना ही कोण का डिग्री बनाया जितना अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा था, उतना ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनेगा। तो ठीक है, हमने 4 पॉइंट को सीखा। सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा था कि जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस से होकर गुजर जाता है। पहला पॉइंट ये सीखा। दूसरा क्या सीखे कि जब कोई फोकस से किरण जाता है और परावर्तक सतह से टकराता है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। बस इसी का वाइस वर्सा था।
तीसरा हम लोग क्या देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण सी से जाता है तो उसी पर लौट आता है, सी से जब गुजरता है तो परावर्तक सतह से परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते में गुजर जाता है। और चौथा क्या देखें कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आता है और ध्रुव और अभिलंब, जब प्रकाश की किरण अनंत से आता है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनाता है उसको कोण आई कहते हैं, और उतना ही डिग्री से ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। यही चार जो था आरेख। अब इससे देखिए कि आप कैसे दर्पण में प्रतिबिंब को बनाइएगा, वो हम लोग इसके बाद हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आया तो कोई बात नहीं है, उसको समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले वाले स्लाइड में हमने गोलीय दर्पण में बने आरेख को, किरण आरेख को समझा। अब देखिए उसी किरण आरेख की सहायता से किस तरह से हम दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बनाते हैं। अगर आपको किरण आरेख अच्छे से समझ में आ गया हो तो उसी के मदद से पूरा प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा गोलीय दर्पण में। अगर नहीं आया है तो उसको एक बार फिर से अच्छे से साफ सुथरे फिगर के साथ आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात कि इस लेक्चर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित लाइव का जो हमारा नोट्स होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ्स नोटबुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मेरे हैंड रिटेन में बिल्कुल मेरा लिखा हुआ नोट्स आपको इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसकी किरण आरेख की मदद से कैसे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम बताएं क्या कि किरण आरेख जो होता है चार होता है, इसी चार की मदद से हम करेंगे। सबसे पहला कि जो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के जो समानांतर आता है वो फोकस से गुजरता है, पहला चीज। दूसरा कि जो फोकस से होकर आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है, दूसरा हुआ। तीसरा हम लोग क्या देखें कि जो सी से किरण आता है वो सी से ही गुजर जाता है। और चौथा जो हम देखें कि जो पोल पर जो आता है, अनंत से जो आता है पोल पर टकराता है, वो कोण आई बराबर कोण आर से होता हुआ निकल जाता है। इसी चार की सहायता से हम पूरा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो आप लोग समझिएगा एक एक करके अच्छे से। अब देखिए अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होगा कैसे, तो देखिए वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा, ये आपका ध्रुव है और ये फोकस दूरी है और ये आपका वस्तु है। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रहता है तो उसका निर्माण कैसे होगा, देखिए सबसे पहला चीज कि एक जो हमारा किरण होगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे, ले आए, समझिएगा अच्छे से कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा तो इसका जो हेड हो गया, इस वस्तु का जो सबसे ऊपरा हिस्सा हो गया, उसको हम मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। देखिए पहला कंडीशन फॉलो किया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो किरण आता है वो फोकस से होकर गुजरता है। तो लीजिए लाए हम मुख्य अक्ष के समानांतर लाए और इसको गुजार दिए फोकस से, पहला चीज। अब दूसरा कहता है क्या कि एक किरण को आपको लाना होगा सी से गुजारना होगा, तो सी से हम गुजार दिए, दूसरा किरण सी से गुजार दिए। तो जो सी से किरण गुजरता है वो सी पर ही वापस आ जाता है। ये सी पर गया ऊपर और ऊपर से फिर सी पर नीचे। लेकिन देखिए नीचे जब आता है किरण तो हमको लग रहा है कि नीचे फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फैलता हुआ दिख रहा है। तो जब नीचे फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो ये दोनों किरण जाकर आपस में कहीं टकराएगा नहीं। लेकिन अगर जो इसी को हम आगे बढ़ा दें इस तरह से आगे, तो ये जो मतलब किरण होगा वो आगे जाके मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो आगे जाके जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है वही वस्तु बन जाता है। ये देखिए वस्तु का निर्माण हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसको एक रफ फिगर में फिर से हम लोग बनाते हैं अच्छे से। ये हुआ आपका अवतल दर्पण, ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका फोकस दूरी और ये हुआ इसका सेंटर। अब हम वस्तु रखे थे P और F के बीच में। तो पहला जो किरण था वो आया मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजर गया, और दूसरा जो है वो C से गुजरेगा। तो C तो गुजर रहा है लेकिन आगे फैलता हुआ दिख रहा है। इसको जब हम दर्पण के पीछे जब वस्तु को बनाएंगे, बढ़ाएंगे किरण को, तो आगे आके मिलता हुआ प्रतीत होता है। जहां पे मिलता हुआ प्रतीत होता है वहीं पर हम क्या करते हैं, वस्तु का निर्माण कर देते हैं। ये पहला दर्पण का मतलब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच का बना प्रतिबिंब ये होता है। अब प्रतिबिंब जो बना तो उसका नेचर कैसा हुआ, तो देखो बच्चों जब हम पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो पहला नेचर बड़ा हो गया। दूसरा ये सीधा है कि उल्टा,
तो सीधा बना, तो सीधा लिख दिए। जो सीधा होता है उसको हम काल्पनिक कहते हैं या वास्तविक, तो हम पहले ही बता दिए थे कि जो सीधा होता है उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक या फिर इसी को हम आभासी भी कह सकते हैं, तो आभासी। अगला ये जो है वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा, तो जो बड़ा होता है उसको आवर्धित कहते हैं, आवर्धित। तो ये चारों कंडीशन, ये का चारों नेचर हुआ क्या कि जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में, तो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक आभासी बनेगा और आवर्धित बनेगा। ये हुआ पहला कंडीशन। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखे। अब देखते हैं कि ठीक है, जब हम पोल और फोकस के बीच में रख दिए थे तब तो ऐसा बना, लेकिन जब हम फोकस पर ही रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा अवतल दर्पण में। तो फिर वही कंडीशन करेंगे क्या कि मुख अक्ष के समानांतर लाएंगे, फोकस से गुजार देंगे, दूसरा सी पर आएगा। अब देखने वाला बात यह है कि ये गया और इसी पर ये लौट गया, ये आया और ये इधर लौट गया। अब देखिए कि अब हमको ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर कहीं नहीं कटेगा क्योंकि ये पैरेलल है, और पीछे भी अगर जो हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं कटेगा। लेकिन जब पीछे लाइन बढ़ ही रहा है, आगे कट ही नहीं रहा है, तो हम आगे क्यों हम बनाएंगे, इसको पीछे ही बनाएंगे। तो ये जो होता है, एक पर अगर जो कोई अवतल दर्पण में वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं कट ही नहीं रहा है। तो जब नहीं कटता है तो उसको हम कहते हैं क्या कि अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, क्योंकि इधर जाता तो सीधा बनता, लेकिन इधर भी तो नहीं कट रहा है, तो क्यों हम आगे बढ़ाएं, हम पीछे ही क्यों ना बढ़ाएं। तो ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जो उल्टा होता है उसको हम वास्तविक कहते हैं, वास्तविक। अब देखिए कि ये वस्तु से बड़ा तो हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि आवर्धित तो है, आवर्धित है लेकिन बहुत ज्यादा आवर्धित है, मतलब बहुत बड़ा है। ये इसका नेचर हुआ। क्यों है कि जब फोकस पर वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और उल्टा बनता है। तो जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा, और जो बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा है, तो जो बड़ा है वो आवर्धित कहलाएगा। तो ये होता है हमारा फोकस पर जब हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, तब ये कंडीशन, ये नेचर पर बनता है। अब आगे देखते हैं कि जब फोकस, पोल और फोकस के बीच हो गया, फोकस हो गया, तो फोकस और केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो ये देखिए फोकस यहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ, इसके बीच में वस्तु, तो वस्तु को हम क्या करेंगे? दर्पण से टकराएंगे, टकराने के बाद कहाँ गया? फोकस से होता हुआ गुजर गया। तो जब फोकस से होता हुआ गुजर गया तो दूसरा जो लाइन है हम सी से गुजारेंगे। अब सी से जब गुजारेंगे तो आगे आके मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए आप लोग, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो जहां प्रतीत होता है वहीं पर क्या होगा? वस्तु बन जाएगा। तो वस्तु यहां भी बन गया। तो जब एफ और सी के बीच में रहता है अवतल दर्पण में, तो वस्तु कहां बनता है? तो वस्तु सी और अनंत के बीच बनता है, सी और अनंत के बीच। देखिए सी यहीं पर है, इसके बाद बना है प्रतिबिंब, तो सी और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बना है। अब ये वस्तु कैसा है? तो ये वस्तु उल्टा है। तो जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वास्तविक कहते हैं। अब वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है कि छोटा है? तो ये वस्तु से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा लिखेंगे। और जो बड़ा होता है उसको आवर्धित कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनाना जो है गोलीय दर्पण में काफी आसान है, बशर्ते कि आप किरण आरेख को अच्छे से खींचिएगा तो वस्तु आसानी से बन जाएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, इंच की सहायता से, जो कंपास होगा उसको और इंच की मदद से आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा एकदम फिक्स प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देखते हैं कि जब तीन कंडीशन में हम देख लें कि जब एफ और पी के बीच रखते थे तो कैसा बन रहा था, जब एफ पर रखे तब कैसा बना, और जब एफ और सी के बीच रखें तब कैसा बना। लेकिन अब चौथा कंडीशन आता है कि अगर हम सी पर रखेंगे तब कैसा बनेगा। तो देखिए फिर से हम एक कार्य खींचेंगे जो कि क्या होगा? मुख अक्ष के समानांतर होगा, जो एफ से गुजर जाएगा। क्लियर है? दूसरा हम बताए थे क्या कि जो मुख अक्ष के समानांतर जो किरण आता है वो एफ से गुजर जाता है, लेकिन जो एफ के समानांतर आता है वो एफ से कटता हुआ आता है वो मुख अक्ष के समानांतर चला जाता है। तो देखिए तो ये दोनों जो किरण है वो कट कहाँ रहा है? ये दोनों किरण सी पर कट रहा है। तो इसका नेचर क्या हो गया कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी पर बनेगा, सी पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा? उल्टा के सीधा? तो उल्टा बनेगा। जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है।
तो यही हो गया किस पे, सी पर अगर वस्तु रहेगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर जो वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो उल्टा हो गया वो वास्तविक बनेगा। अब देखिए चौथा तो हो गया, अब पांचवा हम देखते हैं क्या, पांचवा जब सी और अनंत के बीच रहता है तो इसको भी हम क्या करेंगे, फोकस से गुजार देंगे, मुख अक्ष के समांतर किरण लाएंगे और फोकस से गुजार देंगे, और दूसरा सी से लाएंगे तो ये वापस भी सी पर हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, तो दोनों प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो सी और एफ के बीच में देखेंगे, इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, तो जो उल्टा है वो वास्तविक है, जो सीधा होगा वो काल्पनिक होगा। अब ये उल्टा तो बन गया, अब इसका साइज क्या है, वस्तु के बराबर की वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा, तो ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, ये इसका नेचर हो गया। जब हम रखते हैं सी और अनंत के बीच रखते हैं तब ऐसा बनता है। लेकिन अब चौथा कंडीशन हो गया कि जब अगर जो कोई अनंत से आ रहा है किरण तब क्या, कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, अगर जो कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तब, तो हम एक लास्ट कंडीशन आपको बताए थे कि जब कोई अनंत से किरण आता है तो उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, दोनों बराबर पर हो गया। अब इसका जो होगा वो कौन होगा, ये कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा। तो दो किरण को हम लाए, एक ये लाए तो यहां से गुजरा और दूसरा किरण ये लाए तो यहां से गुजरा है। अब ये दोनों जो परावर्तन के बाद जहां पे टकरा रहे हैं, टकरा तो यहां भी रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि ये वाला जो पहला किरण है वो भी परावर्तित नहीं हुआ, वो आपतित ही हो रहा है। तो हम क्या बोले कि जब परावर्तन के बाद जहां टकराएगा वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये आया और ये परावर्तन के बाद इधर गया, और दूसरा आया ये परावर्तन के बाद यहाँ, और दोनों जो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है वो देखिए तुम एफ पर ही हो रहा है, तो एफ पर ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा कि एफ पर, जब अनंत पर है वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा कि सीधा, उल्टा बनेगा, जो उल्टा होगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। तो यही है बच्चों, यही था पूरा नेचर है। प्रतिबिंब को कहां रखेंगे तो उसका जो है, सॉरी वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बस इसी को समझना था कि अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, तो जो बड़ा होता है उसको आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा बनता है तो जो सीधा होता है वो काल्पनिक कहलाता है या आभासी कहलाता है। दूसरा, अगर जो हम फोकस पर रखेंगे तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में वो अनंत पर बनेगा, मतलब कि दोनों पैरेलल लाइन, किरण जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद दोनों पैरेलल जाता है, तो पैरेलल ये कहीं पर कटता हुआ प्रतीत नहीं होता है और ना ही कटता है, तो इसको हम अनंत पर बोलेंगे। और ये वस्तु कैसा बनेगा, उल्टा, और जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो आवर्धित होगा। अगला हम देखते हैं कि जब सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है और आवर्धित बनता है। चौथा, वक्रता केंद्र पर अगर जो रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, जो उल्टा होता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो ये सी और एफ के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और फाइनली अनंत पर रखते हैं तो ये एफ पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब काफी ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आपको किरण आरेख अच्छे से खींचने आना चाहिए। तो किरण आरेख हम क्या किए, हर कंडीशन में हर वस्तु का जो जगह था वो तो चेंज किया, लेकिन हम किरण आरेख बस दो ही रखे, एक जो था वो मुख अक्ष के समानांतर और दूसरा जो था वो सी से गुजारे, बस यही दोनों तो हम लिए। कहीं कहीं तीसरा भी गया है कि एफ से आया मुख अक्ष के समानांतर चला गया, कहीं कहीं इसमें चौथा लिए हैं जो अनंत से आया वो परावर्तन के बाद उतने ही एंगल पर चल गया। तो चार आरेख आपको अच्छे से अगर जो पता है या अच्छे से जानते हैं तो उन चार आरेख की मदद से आप कहीं भी वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। याद करना भी नहीं है, बशर्ते कि आपको किरण आरेख अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने आज देखा कि किरण आरेख की मदद से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर से एक बार बोल देते हैं कि अगर इस टॉपिक का, इस चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो सौरभ नोट्स बुक नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप मैसेज कर दीजिएगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इस पर क्या करूंगा, प्रोवाइड आपको नोट्स करवा दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ गया, लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक करिए, और अगर जो कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा। अगर जो आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार जरूर कमेंट में आप लोग लिखिएगा, उसके बाद हम देखेंगे अगर जो कमेंट वैसा रहा तो फिर से हम इस पर एक बार और चर्चा करेंगे, एक बार और इस पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग में से अभी तक अगर जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।